तो हेडलाइंस के बाद अब बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, 2 पुलिसकर्मी शहीद, 3 नागरिकों की मौत। ऑक्सीजन सिलेंडर से एम्बुलेंस तक के लिए जीएसटी में कटौती। अब निजी अस्पतालों को नहीं मिलेगी सीधे वैक्सीन। और मध्य प्रदेश में 337 नए कोरोना मरीज मिले, 24 की मौत। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी, जी हां, बीजेपी की जो इन दिनों गांव-गांव जाकर लोगों से बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इधर 2023 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के हजारों शिक्षक नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज हैं। ट्विटर पर अभियान चला रखा है, फोटो लगा रहे हैं और इस पर भी बात करेंगे। साथ ही उस इंजीनियर की बात होगी जो लाखों की ठगी का शिकार हुआ है। तो अब विस्तार से खबरों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अगले हफ्ते 2.5 साल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर वो सारी उपलब्धियां गिना रही है कि कैसे 15 सालों बाद सत्ता में आते ही उसने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। वहीं भाजपा ने इन 2.5 सालों को जनता के साथ धोखा बताते हुए सभी जिलों में हल्ला बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। छत्तीसगढ़ में सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर भाजपा नेताओं ने सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन 2.5 सालों को जनता के साथ धोखा बताया। साथ ही प्रदेश में भ्रष्टाचार, अराजकता, नशा, बेरोजगारी, अपराध में वृद्धि जैसी अर्थव्यवस्था को चौपट करने जैसे कई आरोप लगाए। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस का नारा था वक्त है बदलाव का, लेकिन अब जनता कहने लगी है वक्त है पछतावे का। गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी, गीता हाथ में लेके कसम खाई, पूर्ण शराबबंदी करेंगे। पूर्ण शराबबंदी तो नहीं हुआ, घर घर पहुंचा के शराब और शराब का जो रूप आज देखने को मिल रहा है। ये सरकार प्रदेश को कर्जा में डुबोने वाली सरकार, प्रदेश को विकास को ठप करने वाली सरकार, ये सरकार प्रदेश को पीछे ले जाने वाली सरकार। देश के विभिन्न राज्यों की शराब छत्तीसगढ़ में आकर बिक रही है और वो शराब सरकार के संरक्षण में बिक रही है। खाली वही पकड़ी जाती है जो लोग सरकार में बैठे हुए लोगों को ले भी नहीं देते। शराब के लिए महिलाओं ने बहुत भरोसा किया था। इनका गंगा जल उठा करके पहला घोषणा था पूर्ण शराबबंदी। पूर्ण शराबबंदी तो नहीं हो गई है, बल्कि अब आपके यहाँ होम डिलीवरी चालू हो गई। त्रासदी के समय में, विकट परिस्थिति में भी इस सरकार को जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी, ये सरकार फेवर है। इधर कांग्रेस सरकार 2.5 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिना रही है। साथ ही भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और कवासी लखमा ने कहा कि हमारी सरकार अपने सभी वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए प्रपंच कर रही है। भाजपा न देश का विकास चाहती है न प्रदेश का। मुझे लगता है कि अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके से अब वो प्रपंच करने की उनकी कोशिश है। छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में सरकार पूर्ण रूप से सफल है। हमने जो वायदा अपने किसानों से किया था, यहाँ के जनमानस से किया था, उन वायदों को हम पूरा कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आज किसान लोगों को पहला किस्त में 1500 करोड़ देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। तेंदुपत्ता का 4000 रुपया देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। गोबर खरीदने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में आई छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी आधा सफर तय किया है, लेकिन अभी से विपक्ष ने उल्टी गिनती गिनते हुए चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार को अपने काम और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अंबिकापुर दौरे पर आए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक प्रदेश सरकार की खामियां गिनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बैठे एक नेता को झपकी आ गई। सरगुजा भाजपा के वरिष्ठ नेता अंबिकेश केसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार हल्की नींद में चले गए। जब मीडिया ने इस पर गौर किया और कैमरे में उन्हें रिकॉर्ड किया, उनकी तरफ कैमरा घुमाया, तो भाजपा के एक बड़े नेता
भारत सिंह सिसोदिया ने उन्हें हाथ से थपकी देकर जगाया। कॉन्फ्रेंस के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस सवाल पर कहा कि हमारे नेता सो नहीं रहे थे बल्कि मनन कर रहे थे। इस प्रदेश के विकास के खर्च के लिए, इस प्रदेश के खर्चे के लिए। और महासमुंद में हुई एक परिवार के सामूहिक आत्महत्या के मामले की जांच करने के लिए भाजपा का दल आज बेमचा पहुंचा है। 6 सदस्यीय टीम ने सदस्यों के मृतकों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके परिजनों से बात की है, लेकिन जैसे ही टीम ने शराब को लेकर सवाल किए तो वहां मौजूद ग्रामीण भड़क गए। वे राजनीति नहीं करने और पीड़ित को इंसाफ दिलाने के नारे लगाने लगे। भाजपा ने शराब वाले एंगल और परिवार को प्रताड़ना की जांच की मांग की, साथ ही सभी पक्षों से बातचीत कर रिपोर्ट अपनी पार्टी के अध्यक्ष को सौंपने की बात कही। आपको बता दें कि 10 जून को बेमचा गांव में एक महिला ने अपनी 5 बेटियों के साथ ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा पर लोगों को बरगलाने का भी आरोप लगाया। हमारे सामने सही बात तो बता दो, हिंदी की बात करो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल बैठक करके सुकमा, बीजापुर और बस्तर जिले के जनप्रतिनिधियों, समाज प्रमुखों और अधिकारियों से सिलगेर क्षेत्र में विकास को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के परंपरागत निवासियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए सरकार संकल्पित है। नक्सल क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिलगेर की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच करके उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। समाज प्रमुखों ने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके विकास संबंधी मांगों पर सहमति जताते हुए कई निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी। उन्होंने जगरगुंडा में 30 बेड के अस्पताल के निर्माण की घोषणा की, साथ ही 11 करोड़ 2 लाख की लागत राशि के विभिन्न निर्माण कार्यों को स्वीकृत किया। बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ बस्तर संभाग आयुक्त GR सुरेंद्र, पुलिस महानिरीक्षक P सुंदरराज, कलेक्टर विनीत नंदनवार, पुलिस अधीक्षक KL ध्रुव, DIG CRPF योज्ञान सिंह और दूसरे अधिकारी उपस्थित रहे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, बस्तर के विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई है, क्या निष्कर्ष निकला इस बैठक का? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार लगातार यही प्रयास कर रही है कि बस्तर में कैसे नक्सल खात्मा किया जाए। नक्सल को अगर दूर करना है तो कहीं ना कहीं विकास ही एक माध्यम है। और हमने देखा कि पिछले दिनों सिलेगेर को लेकर किस तरीके से वहां के ग्रामीण जो है लगभग 1 महीने से हड़ताल पर बैठे थे और राज्य सरकार के द्वारा काफी प्रयास किए जाने के बाद जो है ग्रामीण जो है अपना अनशन समाप्त किए थे। और इससे पहले भी हमने देखा कि इससे जुड़े लोगों से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर जो है सांसद दीपक बैस की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी भी बनाई थी और कमेटी जो है ग्रामीणों से बातचीत कर जो है तथ्य भी जुटाए थे और पूरी रिपोर्ट भी जो है मुख्यमंत्री को पिछले दिनों दिया गया था। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीणों से चर्चा की है। ये संभवतः ऐसी पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री जो है सीधे तौर पर जो है बस्तर के ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यह एक ऐसा संदेश दिया जाता है कि सरकार जो है उनके साथ है। और इसको लेकर हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है लगभग 104 कार्यों के लिए 43 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। और ये जो है इतने छोटे छोटे काम है जिसको लेकर आए दिन जो है आदिवासी के भी समस्या रहती है और इन कामों की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में राज्य सरकार और जो ग्रामीणों के बीच जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बीच एक आपसी तालमेल दिखाई देगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य सरकार भी यही कोशिश है कि कैसे जो बस्तर में ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर जो है नक्सल को अंत किया जाए। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले के 172 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया है, जिसमें उच्च स्तरीय पुल, सड़क सहित अन्य निर्माण कार्य शामिल है। इसके अलावा साजा में 50 बेड शिशु मातृत्व अस्पताल देने की घोषणा की गई है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। मुंगेली जिले में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 276 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे और हितग्राहियों से बातचीत की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी फिर से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करने जा रही है। शिविर की शुरुआत सोमवार से होगी। पहले दिन
सभी मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंगलवार को प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा और प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की बैठक होगी। बुधवार को सभी कांग्रेस प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी उल्का भी शामिल होंगे। प्रशिक्षण शिविर को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बैठक ली। बैठक के बाद बताया कि कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने जा रही है। हम लोग सोमवार से हमारे बूथ प्रबंधन कमेटियों की बैठकें आयोजित कर रहे हैं और मंगलवार को आदरणीय पीएल पुनिया साहब की उपस्थिति में हमारे प्रदेश पदाधिकारियों 4 घंटे ट्रेनिंग सेशन होगी और बुधवार को हमारे प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग होगी। और छत्तीसगढ़ में 14,580 पदों पर चयनित शिक्षक उम्मीदवारों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ दिया है। नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज ये लोग अलग अलग तरह से वीडियो और फोटो शेयर कर रहे हैं और बेरोजगारी के अपने हाल बयां कर रहे हैं। कई ऐसे फोटो ट्वीट किए गए हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि चयनित उम्मीदवार है लेकिन नियुक्ति न मिलने की वजह से या तो मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं या फिर गुपचुप का या पान का ठेला लगाने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेताओं को भी ट्वीट यहाँ टैग किए जा रहे हैं। नाराज चयनित उम्मीदवार अपने बुजुर्ग माँ बाप का वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। दरअसल शिक्षक उम्मीदवार पिछले 1.5 सालों से नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन इन्हें अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। 8 जून को इसी मांग को लेकर ये रायपुर में सीएम हाउस का घेराव करने में जुटे भी थे लेकिन जिला प्रशासन के प्रभावी दबाव के चलते इन्होंने अपना आंदोलन स्थगित करना पड़ा। आज 2.5 साल हो चुके हैं और हम इतनी व्यथा से हम इतने लाचार हो चुके हैं, विवश हो चुके हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन करता हूं कि वो जल्द से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट करें और छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने का हमें सुनहरा अवसर प्रदान करें, हमें मौका दें। रेलवे कोविड हॉस्पिटल के 50 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रबंधन के फरमान को लेकर नर्सिंग स्टाफ नाराज है। दरअसल बीते 1 साल से रेलवे हॉस्पिटल में कोविड ड्यूटी करने में लगे 50 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ प्रबंधन ने अचानक हॉस्टल खाली करने और एचआरए समेत टीए और डीए अलाउंस का रिकवरी करने का फरमान जारी किया और मासिक वेतन में भी कटौती शुरू कर दी गई है। जबकि नर्सिंग स्टाफ के मुताबिक उन्हें जब काम पर रखा गया था तब हॉस्टल रहने खाने और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी साथ में प्रदान की गई थी। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि कोविड के मामले कम होने के बाद प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहा है। जब पेशेंट कम हुए हैं अभी तो हमें अचानक से मैसेज किया गया है कि आप गेस्ट हाउस खाली कीजिए करके, तो वो भी हमें नोटिफिकेशन नहीं आया है, हमको व्हाट्सएप में बताया गया है। और हमको जहाँ भी जाते हैं कि हम कोविड में ड्यूटी करते हैं, हमें रूम चाहिए तो मना कर देते हैं, हमको रूम नहीं मिल पा रहा है। अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमको पे स्लिप भी दिया जाए और हमारा रिकवरी ना किया जाए, क्योंकि हम लोगों को उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया था। अगर हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें तो डिपार्टमेंट की गलती है, उन लोग ने हमको कुछ बताया नहीं। और अगर उनसे भी गलती हुई है तो उन लोग 1 साल तक सो रहे थे क्या? और 5 जिलों में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी की गई है। 5 जिलों में कलेक्टर ने जारी आदेश के मुताबिक बलौदा बाजार शाम 7 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। कोंडागांव रात 8 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। धमतरी रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। महासमुंद में भी रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और कवर्धा में रात 8 बजे तक दुकानें खुली जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। सभी जगह कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। बात रायपुर की करते एक बड़ी खबर मिल रही है। मंदिर हसौद इलाके में एक नाबालिग से गैंगरेप किया गया। राशन दुकान से चावल खरीदने के लिए उसे ले गए थे और बेला फुसलाकर चावल दिलाने के नाम पर गैंगरेप किया गया। आरोपी सुनील साहू और महेश महैयर गिरफ्तार किए गए। मंदिर हसौद थाना इलाके के गौड़ी गांव का ये पूरा मामला है, जहां दोनों आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला जो है मंदिर हसौद थाना इलाके का ये मामला है। मंदिर हसौद थाना इलाके में एक गांव है, वहां की ये नाबालिग 15 साल की नाबालिग है
उसको परिचित था एक सुनील साहू, ये क्योंकि उसके पिता से उसका परिचय था, तो ये उनके घर पहुंचा है और घर पहुंचने के बाद अपनी मोटरसाइकिल पे बोला है कि तुम्हारे पिता ने बोला है कि सोसाइटी से चावल लेना है तो मेरे साथ चलो, तो ये चली गई। तो ये उसको गोड़ी गांव ले जाकर वहां पे एक खंडरनुमा एक मकान है टूटा, वहां ले गया। वहां पे जो इसका जो साथी था आरोपी महेश मेहर, ये भी वहां मौजूद था। तो इन्होंने बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया है और जब उसने घर आई है और घर आने के बाद उसने अपने पिता को बताया है, तब जाके ये मंदिर हसोद थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत दर्ज करने के बाद गैंगरेप और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया मंदिर हसोद थाने में और आज दोनों आरोपी जो हैं सुनील साहू और महेश मेहर को गिरफ्तार कर लिया है। ये राजधानी में आज एक ये दूसरा गैंगरेप का ये एक बड़ा मामला सामने आया है। शुक्रिया तहसील इस तमाम बातचीत के लिए। और हाईकोर्ट में सूचना का अधिकार अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई और इसी प्रकार की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पूरे मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट ने स्टेटस प्रस्तुत करने को कहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन सूचना आयुक्त की शक्तियों को छीनकर अपने अधीन कर लिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि संशोधन के बाद नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में बाधा होगी और पारदर्शिता में कमी आएगी। अब इस मामले में 3 सप्ताह के बाद अगली सुनवाई होगी। और बीजापुर के गंगालूर एरिया कमेटी के नक्सली दंपत्ति ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पित नक्सली पर आगजनी, हत्या जैसे कई मामले दर्ज हैं। नक्सली दंपत्ति को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10-10 हजार रुपए भी दिए गए। तो दूसरी तरफ राजनांदगांव जिले के मानपुर पुलिस ने नक्सलियों तक विस्फोटक सामग्री पहुंचाने से पहले ही सक्रिय नक्सली सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 1.5 किलो बारूद, 5 डेटोनेटर, 2 बैटरी बम बनाने के उपयोगी सामान, 2 नग प्रेशर कुकर, 4 बंडल बिजली वायर, 6 टॉर्च और 21 नक्सली पैम्पलेट बरामद किए हैं। नक्सल ऑपरेशन के एएसपी जयप्रकाश बढ़ई के मुताबिक नक्सलियों की जन पिथूरी सप्ताह को ध्यान में रखते हुए हर मुखबिर को सक्रिय किया गया है। और कोरबा जिला में यूनिफॉर्म की बर्बादी का एक मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय से लगे नकटीखार गांव के पास नाले में बच्चों को बांटे जाने वाले यूनिफॉर्म का गट्टा पानी में मिला है। तो जब यहां उत्सुकता से जब स्थानीय युवाओं ने यहां पहुंचे, देखा, तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये स्कूल यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म की ऐसी बर्बादी से शासन, प्रशासन और विभाग पर सवाल उठते हैं। कोरबा में अपहरण और उगाही का मामला सामने आया है। दीपिका निवासी भागवत प्रसाद यादव, जिसने कुसमुंडा थाने में लिखित आवेदन दिया था, उसकी नाती तेज प्रकाश यादव का अपहरण हो गया था, जिसे छोड़ने के बदले आरोपियों ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। आरोपियों ने वीडियो कॉल करके अगवा नाती के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी है। शिकायत पर पुलिस ने पीड़ित के माध्यम से फोन करवाकर आरोपियों को पैसे लेने के लिए बुलवाया और घेराबंदी करके तेज प्रकाश यादव को सकुशल बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस ने करण मिहिर, जगमोहन श्रीवास, दिवाली दास को धर दबोचा है। वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, मोबाइल और मारपीट में इस्तेमाल डंडा बेल्ट भी पुलिस ने बरामद कर लिया। और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए नियंत्रण में आने के साथ ही सरकार ने सभी शासकीय कार्यालय और मार्केट खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन रेल प्रशासन ने लोकल ट्रेनों के संबंध में अब तक फैसला नहीं लिया है। लोकल ट्रेनों के नहीं चलने से शहर के दूसरे इलाके से आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी उठाना पड़ रही है। कई यात्रियों को बस से सफर करना पड़ रहा है। रेलवे ने एक दिन के लिए लोकल ट्रेन चलाई थी, लेकिन उसके बाद तत्काल ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया गया। परेशानी है कि बसों में आ रही है जनता, है ना, बसों में आ रही तो परेशानी तो होगी जनता को। आम पब्लिक के लिए बहुत मुश्किलें हो जा रही है, उसको चालू करना चाहिए शासन की ओर से। किस प्रकार की दिक्कत आ रही है, मतलब क्या दिक्कत आती है? हमारे जो किराया है, भाड़ा है, वो डबल से चौगुना हो गया है। मेरे ख्याल से ट्रेनें लोकल खुलनी चाहिए, मतलब ज़्यादा में लिमिटेशन में करें, थोड़ा स्ट्रिक्टली करें, जैसा भी करें, मतलब ट्रेन खुलनी चाहिए। अभी वर्तमान की स्थिति ऐसा है।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।